हाँ जी बच्चों, तो रीजनिंग का पीरियड है आपका और अर्थमेटिकल रीजनिंग इट मीन्स कुछ अर्थमेटिक या मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इसमें एक कंसेप्ट है अर्थमेटिकल रीजनिंग। तो लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा पहले। एक रेलवे लाइन है, देयर इज अ रेलवे लाइन तथा स्टेशनों की संख्या एंड नंबर ऑफ स्टेशंस, स्टेशनों की संख्या 30 है और 30। तब कितने टिकट चाहिए? देन हाउ मैनी टिकट्स आर रिक्वायर्ड? तब कितने टिकट चाहिए? हाउ मैनी टिकट्स आर रिक्वायर्ड? यदि दोनों तरफ यात्रा करना हो, इफ देयर इज अ ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शंस, यदि दोनों तरफ यात्रा करना हो। लिख लिया आपने? क्वेश्चन लिख लिया, मैंने बोल भी दिया, फिर भी आप एक बार समझे सवाल क्या है। एक रेलवे लाइन है जैसे होती है नॉर्मली, और कहा कि एक एरिया है, एक लेंथ है, उसके बीच में 30 स्टेशन पड़ते हैं, ठीक। अब कोई भी पैसेंजर चढ़ेगा तो वो तो इस स्टेशन से इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो रेलवे डिपार्टमेंट जो है उसे टिकट छपवाने पड़ेंगे। नहीं समझे मेरी बात? यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ तो जो ए है ये तो बी में भी जा सके, डी में भी जा सके, इधर भी जा सके, इधर भी जा सके, तो उसे तो टिकट छपवाने पड़ेंगे रेलवे डिपार्टमेंट को। कुछ नहीं पूछा भाई कितने टिकट छपवाए हो ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे तो 30 स्टेशन की बात होगी। अगर मान लिया एक स्टूडेंट है बच्चों, एक तो चीज होती है फार्मूला, अगर मुझे फार्मूला याद है तो फिर तो ये 1 सेकंड का सवाल हुआ मेरे लिए। लेकिन हुआ क्या कि मुझे फार्मूला नहीं याद रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस चीज को बहुत छोटी सी बना के चलूंगा समझने के लिए। मान लिया 30 स्टेशन नहीं है, 2 ही स्टेशन, तो कितने टिकट छपवाने पड़ेंगे? एक स्टेशन ए हो गया, एक स्टेशन बी हो गया। मैं 30 नहीं मांग रहा, सिर्फ 2 स्टेशन मांग रहा हूं। बताओ कितने टिकट? 2 छपाऊं भाई? या तो वो इधर से इधर आ सकता है या वो इधर से, यही तो बात है, या कुछ और बात है? जो यहाँ से बैठेगा वो यहाँ के लिए बैठेगा, जो यहाँ से बैठेगा वो यहाँ के लिए बैठेगा। चलो बात समझ में आती है। अब मैंने फिर कहा अब है स्टेशन 3 ए बी। अब थोड़ा सोच के बताओ कितने टिकट चाहिए मुझे? बोलो 6। हो सकता है ए बी पे आए, हो सकता है ए सी पे जाए, तो 2 तो ये हो गए भाई। हो सकता है बी ए पे आ जाए या बी 2 ये हो गए। ऐसे फिर सी या तो बी पे आए या ए पे आए। तो कितने हो गए? 6 हो गए। लॉजिक समझ में आ रही है? तो ये तो मैंने इसकी स्टार्टिंग कर दी। अब ये थोड़ी कि भाई मैं 30 स्टेशन दे रखे तो 30 एबीसीडी लिखूं और फिर उसके लिए एरो बना के समझो। तो अब आपको देखना है ना रिलेशन, ऐसा इनमें क्या रिलेशन बन रहा है कि जो मैं फार्मूला क्रिएट कर दूं। सोचो इनमें कोई फार्मूला बन रहा है? अपना आंसर बताओ पहले इसका। ये तो गलत है। देखो ये जो दिख रहा है पता नहीं तुमने कैसे फार्मूला बना दिया, बाकी फार्मूला बनेगा ये n स्क्वायर माइनस n। इस n स्क्वायर माइनस n को आप क्या कह सकते हो? n माइनस n भी कह सकते हो। जब आप इसको मल्टीप्लाई इसमें करोगे तभी तो एक फॉर्म आएगी। या तो इसे कर लो या ऐसे याद कर लो, ये तो बात होगी याद करने की। इसे अप्लाई करके देखो, इसमें यहाँ स्टेशन कितने थे? 2, तो 2 का स्क्वायर में से 2 गए तो मेरा आंसर 2 है। अब मैं 3 थे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 3 गए तब 6 आए। अब ये फॉर्मूले को समझते हैं, ये भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही है, n n माइनस 1। अब देखो
कहाँ एडवांस मैथमेटिक्स और ये क्या चल रहा है आपका रीजनिंग। लेकिन वहाँ हम इनकी बात नहीं करते कि क्या है, क्यों है, कैसे है। ये क्वेश्चन आपका बना तो अब आपका इसका आंसर आएगा 870। आएगा नहीं आएगा? 30 का आंसर कितना हो गया? 900। 900 में से 30 घटा दो तो 870। इतने टिकट रेलवे स्टेशन को छपवाने पड़ेंगे। मुझे लगता है बात क्लियर होगी। बाकी तो मैं लिख के भी खत्म कर सकता था इस चीज को। ठीक है, तो ये फ्यूचर के लिए याद रखें, काफी स्पेशल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। साइकिल के द्वारा बाईसाइकिल पचास किलोमीटर जाना है। 50 kilometer distance is to be covered. तथा उसकी चाल एंड हिज स्पीड 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12.5 किलोमीटर पर आवर। यदि एक बार का आराम, इफ वन टाइम रेस्ट, यदि एक बार का आराम 20 मिनट हो, इज 20 मिनट्स, तब कुल समय बताओ। फाइंड टोटल टाइम। तो बेसिक से ही सवाल है। क्या आया? 5 घंटे आया है। जिसे देखना देखिए भाई, 5 घंटे आ रहा है, कुछ हो रहा है। किसी को 50 किलोमीटर जाना है ना, और उसकी स्पीड कितनी है? 12.5 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में 12.5 किलोमीटर जाएगा। तो आपको समझाने के लिए, मान लीजिए डिस्टेंस है, तो 12.5 के मुझे पेड़ बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जिसने रेस्ट की बात करी है वो इस पे तो रेस्ट लेगा, तो सोचना पड़ेगा। इसलिए तो एंटी दे रखी है इसने, और क्यों दे रखी है? तो मान लो यहाँ से यहाँ तक आ गया हो, 12.5 किलोमीटर चल गए, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया 12.5 चल गए, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया 12.5 चल गए, और फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया 12.5 किलोमीटर चल गए। 50 हो गया टोटल। 12.5 और 12.5 25, और 12.5 और 12.5 फिर 25, और 25 और 25 50 तो चल रहा था। तो इस तरह से उसने 4 उसके ब्रेक पॉइंट आए इस तरह से। तो रेस्ट कितनी बार करेगा? 3 बार। जितने भी ब्रेक पॉइंट होते हैं उससे हमेशा एक कम रेस्ट होगा, और यहाँ रेस्ट थोड़ी माना जाएगा, यहाँ से तो चले ही है। तो एक रेस्ट तो ये हो गया, एक रेस्ट ये हो गया, एक रेस्ट। अगर 4 पॉइंट है तो रेस्ट पॉइंट 3, एक कम होता है हमेशा। तो एक रेस्ट कितने का था? 20 मिनट। और 3 बार उसने रेस्ट लिया, तो 20 दिया 60। 60 मिनट तो ये लग गई उसकी, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा तो ये लग गया। तो आपका आंसर क्या आया? 5 घंटे, और 4 घंटे लगे उसके यहाँ। 12.5 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? 1 घंटे में 12.5 किलोमीटर चला। 1 घंटा यहाँ से यहाँ तक, 1 घंटा यहाँ से यहाँ तक, 1 घंटा यहाँ से यहाँ तक, 1 घंटा यहाँ से। 4 घंटे तो लगने ही थे, और 60 मिनट लगी ब्रेक में, तो 4 और 1 5 घंटे लगे उसके। ये आंसर है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो पूछो।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। दो व्यक्ति हैं, देयर आर टू पर्सन्स। देखो भाई तुम्हें दो व्यक्ति हैं, देयर आर टू पर्सन्स। रमेश तथा उसके दादाजी, रमेश एंड हिज ग्रैंडफादर। इनकी आयु में 60 वर्ष का अंतर है। द डिफरेंस इन देयर एजेस इज 60 ईयर्स। इनकी आयु में 60 वर्ष का अंतर है। द डिफरेंस इन देयर एजेस इज 60 ईयर्स। 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद उनकी आयु का योग, द सम ऑफ देयर एजेस, उनकी आयु का योग 100 वर्ष है, इज 100 ईयर्स। रमेश की वर्तमान आयु बताओ। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ रमेश। रमेश की वर्तमान आयु बताओ। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ रमेश। जिसको आता है अपना आप कर लो, और जिसे समझना है इधर देखो। क्वेश्चन में क्या है कि एक रमेश है और एक उसके दादाजी हैं। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि इनकी आयु में जो अंतर है वो है 60 साल का अंतर। ठीक, तो जो रमेश है उसकी जो एज मान लेते हैं वो x मान लेते हैं, क्योंकि मुझसे रमेश की पूछी है। तो जो दादा है वो कितनी मानूं, x प्लस 60 साल का अंतर है कितना, तो x प्लस 60, x प्लस ऐसा मान सकते हैं। मैं 60 साल का अंतर मतलब ये तो होगा कि एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। अब दादाजी जो है इससे बड़े ही होंगे, इसलिए मैंने क्या करा, प्लस करा। माइनस तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि वो दादाजी है। तो रमेश की इसमें मैंने x मान लिया बच्चों, x से समझा रहा हूँ। तो दादा की होगी x प्लस 60, इसमें मैंने मान लिया। अब आगे क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखिए, आगे लिखा हुआ है 5 साल बाद। तो ये जो एज है इसकी ये क्या है, प्रेजेंट एज है, आज की तारीख में है एज। और क्वेश्चन में कहा जाना है मुझे 5 साल बाद जाना। तो दोनों में 5 5 जोड़ दो, इस x में 5 जोड़ दो, x प्लस 5, और इसमें भी 5 जोड़ दो, x प्लस 65। तो अब 5 साल बाद दादा की एज इतनी हो गई और रमेश की एज इतनी हो गई। और अब यहाँ कहा है कि इनका जो टोटल है वो कितना है, 100 साल। तो दोनों को जोड़ दो, क्योंकि वो टोटल कह रहा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 100। तो x और x 2x, 65 में 5 जोड़ दो, 70 इज इक्वल टू 100। ये इधर आ गया माइनस हो गया 30, और x कितना आ गया 15 आ गया। और x क्या मान रखा था, रमेश, और रमेश की एज शायद पूछी थी, तो यही आंसर आ गया कि रमेश की जो वर्तमान एज है वो कितनी है, 15 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, मेरे पिता, माय फादर, मेरी वर्तमान आयु के 3 गुने बड़े होंगे।
will be thrice of my present age. मेरी आयु के 3 गुने बड़े होंगे। मेरे पिता 37 वर्ष के हैं। माई फादर इज ऑफ 37 ईयर्स। मेरे पिता 37 वर्ष के हैं। मेरी आयु बताओ। फाइंड माई एज। 11 वर्ष। ये बता रहा हूं। देखिएगा, ये छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन बनाने करने की जरूरत नहीं है, सोच भी सकते हो। कहा गया है कि 2 साल बाद जो मेरे पिता हैं वो मुझसे 3 गुने बड़े होंगे। और मेरे फादर की लिख के भी दे दी फिर अपने आप ही। तो जो फादर हैं वो कितने हैं? 37 साल के हैं। तो ये क्या है? प्रेजेंट एज। और क्वेश्चन में क्या कहा गया? 2 साल बाद। तो 2 साल बाद इसमें 2 जोड़ दो, 39। यानी कि 2 साल बाद जो फादर है वो 39 साल के हो जाएंगे। और वो मुझसे 3 गुने बड़े भी हैं। तो फिर मेरी एज कहीं ना कहीं कितनी आएगी? 13 आ जाएगी, क्योंकि 13 3 जा 39 होते हैं। अब आंसर ऑप्शन में 13 भी है और ऑप्शन में 11 भी है ना। तो आंसर मेरा 13 आया, इसमें से 2 घटाओ 11 आए। अब इस बच्चे ने 11 बताया, तो एंड की लाइन मेरी क्या थी? फाइंड माई एज। इसमें ये लिखा हुआ नहीं है कि भाई वर्तमान है 2 साल बाद है, अपना भी सोचना। तो तुमने कौन सी निकाली भाई? वर्तमान है 2 साल बाद? वर्तमान निकाली है, तो वर्तमान निकलनी चाहिए, क्योंकि जब नहीं लिख रखा तो वर्तमान के साथ जाओ। अगर उसे 2 साल बाद पूछता है तो 2 साल बाद भी वो लिख के देता है अपने आप। ठीक, तो ये जो एज आई कब आई है? 2 साल बाद, क्योंकि ये 2 साल बाद थी ना, तो ये भी 2 साल बाद आई है। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 11 साल। इसमें से 2 घट जाएंगे। ऑप्शन में 11 भी है और 13 भी है, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ साथ कॉपी करते रहो। यहाँ की जगह नहीं है, क्या लिख रहा हूँ मैं? ये भी प्लस ही है। 1000 + 100 मल्टीप्लाई 10। ये 3 एंट्री दे रखी है और फिर कहा कि इसकी वैल्यू निकालो। समझो और करो, जो भी आप कर सकते हो।
जो भी आपका आंसर आया लिख लो, फिर अभी बताया जाएगा। जिसने करना था कर लिया होगा, बाकी देखिए। यहाँ क्या रखा है कि अगर दो संख्या के बीच में माइनस है, लेकिन उसका आंसर क्या रखा है 200, 200 तो मल्टीप्लाई करके आ सके, यानी कि आपको इस माइनस को क्या मानना है, मल्टीप्लाई मानना है क्वेश्चन में। तो यहाँ 8 और 4 तो 12 ही होते हैं, तो प्लस को तो प्लस ही मानना है, ये कहा जा रहा है इंडायरेक्टली। और 6 में से 2 गए, यानी कि मल्टीप्लाई को मानना है, ये चीज आपको कही गई। और फिर कहाँ इसकी वैल्यू निकालो, तो पहले तो साइन चेंज कर लेते हैं। 100 माइनस का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या था, माइनस, प्लस का मतलब तो प्लस ही था, प्लस का मतलब फिर प्लस ही था, और मल्टीप्लाई का मतलब था माइनस। तो क्वेश्चन चेंज हो गया, आ गया। अब बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो 100 की मल्टीप्लाई 10 में कर दो, 1000, और 1000 से तो 1000 कट ही जाएगा, माइनस का और ये प्लस का है। और 100 में से 10 घटा दो, 90, 90 को 1000 में जोड़ दो, तो आंसर क्या आ गया 1090। ये आंसर आपका आ रहा होगा, बाकी किसी का ना आया हो तो ये था भाई 1090। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। फलों की 3 टोकरियां हैं। देयर आर 3 बास्केट्स ऑफ फ्रूट्स। पहली टोकरी में इन फर्स्ट बास्केट दूसरी से 2 गुने फल हैं। फ्रूट्स आर ट्वाइस ऑफ सेकंड, दूसरी से 2 गुने फल हैं। फ्रूट्स आर ट्वाइस ऑफ सेकंड। तथा तीसरी में एंड इन थर्ड, पहली के 3/4 हैं, इज 3/4 ऑफ द फर्स्ट। पहली के 3/4 हैं, इज 3/4 ऑफ द फर्स्ट। यदि फलों का औसत, इफ एवरेज ऑफ फ्रूट्स, यदि फलों का औसत 30 है, इज 30। पहली में फल बताओ, फाइंड फ्रूट्स इन फर्स्ट बास्केट। पहली में फल बताओ, कर लो। आंसर कोई नहीं बताएगा, लिख के अपनी कॉपी में बैठ जाओ, 2 मिनट बाद फिर मैं बता दूंगा।
जिसे देखना है देखिए, जिसने कर लिया अच्छी बात है। क्वेश्चन में क्या रखा कि 3 टोकरियां हैं, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। पहले टोकरी में जितने फल हैं वो दूसरी पर डिपेंड कर रही है, तो पहले टोकरी में जो है दूसरी से कितने हैं, 2 गुने हैं। तो पहली के जब निकलेंगे जब मुझे दूसरी का पता होगा, ठीक। तो x मान लो या 1 मान लो, चलो मैंने सेकंड को क्या मान लिया, x मान लिया। दूसरी टोकरी में कितने हैं, x, और पहले टोकरी में कितने हैं, 2 गुने, तो पहले हो जाएंगे 2x। अब जो तीसरी टोकरी थी उसमें पहले टोकरी का है 3/4, तो पहले टोकरी में कितने थे, 2x, तो 2x में 3/4 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तीसरी टोकरी में पहली का 3/4 है, तो 2 2 जा 4, ये क्या आ गया, यहाँ तो 2 आ गया, यहाँ क्या आ गया 1, x छोड़ रहा हूँ मैं, या शुरू में मत लिखो। ये कितना आ गया, 3/2 आ गया। इसका एलसीएम ले लो, 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये क्या आ गया 3। फिर रेशो के सवाल में एलसीएम को छोड़ देते हैं, तो ये इनमें रेशो निकल गई, क्या निकल गया, अनुपात निकल गया, ठीक। अब एक एंट्री दे रखी है एवरेज वाली, तो एवरेज कितना था 30, तो ये औसत दो दे रखा 30 है, और संख्या कितनी है 3, टोकरी कितनी थी 3। अगर हम एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर में कर देते हैं तो क्या बन जाता है, टोटल। औसत की गुणा अगर हम संख्या में कर देते हैं तो क्या आ जाता है, टोटल। तो ये जो 90 आया है ये क्या है, टोटल। और फिर मैं जैसे बताया करूँगा आपको, अगर ये टोटल है तो नीचे भी क्या आएगा, टोटल ही आएगा। तो 4 और 2 6 और 3, ये भी टोटल, ये भी टोटल। अब मल्टीप्लाई उससे कर देते हैं जिसका हमें आंसर निकालना होता है। तो आंसर किसका निकालना, पहली। तो पहली टोकरी की वैल्यू कितनी है 4, तो 9 से कट गया 10 बार, 10 4 जा 40, ये आंसर आ गया। ये आया होगा शायद, बेसिक से सवाल। बाकी इसे किसी को ना पता हो तो ये ध्यान रखना, अगर एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर में कर देते हैं क्या जाता है, टोटल, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखें, अगला क्वेश्चन लिख लो, इसे बाद में लिख लेते हैं। एक कार्यालय में इन्हें ऑफिस, एक कार्यालय में इन्हें ऑफिस 1/3 महिलाएं हैं, 1/3 आर फीमेल्स। एक बटे 3 महिलाएं हैं, इनमें से आउट ऑफ देम 1/2 विवाहित हैं, 1/2 आर मैरिड। तथा इनमें से 1/3 के बच्चे हैं, एंड 1/3 आर विद चिल्ड्रन। तथा 1/3 के बच्चे हैं, एंड 1/3 आर विद चिल्ड्रन। यदि पुरुषों में, इफ इन मेल्स, यदि पुरुषों में 3/4 विवाहित हो, 3/4 आर मैरिड, 3/4 विवाहित हो, तथा 2/3 के बच्चे हों, एंड 2/3 आर विद चिल्ड्रंस, 2/3 के बच्चे हों, तब कितने कर्मचारी बिना बच्चों के हैं। हाउ मैनी एम्प्लॉइज आर देयर विदाउट चिल्ड्रन। कितने कर्मचारी बिना बच्चों के हैं, हाउ मैनी एम्प्लॉइज आर देयर विदाउट चिल्ड्रन। करिए भाई।
भाई इतना समय काफ़ी है। हुआ किसी का? नहीं हुआ। बाकी समय की तो बात ही है, समय से हो जाए सब चीज़ें तो अच्छी है ना भाई, कर तो लेंगे। इसमें तो थोड़ा लॉजिकली सोचो सवाल को, आंकड़ों से मत। देखो जो महिलाएं थी कितनी थी? 1/3। इन महिलाओं में से इतनों की शादी हुई है, ये तो कहा गया कि इनमें से 1/2 मैरिड है, तो यहीं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये कौन आ गई? शादीशुदा महिला है, और इनमें से इतनों के बच्चे हैं, तो यहीं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। शादीशुदा महिला है बच्चों के साथ, ये आंटी बन गई, हाँ है ना? अब कट कुछ रहा नहीं, सीधा क्या आ गया? 1/18 की आंटी बन गई मेरी। ये क्या आया? शादीशुदा महिलाएं आ गई। कोई दिक्कत है? अब यहाँ आ जाओ। जब किसी ऑफिस में इतनी महिलाएं थी तो जेंट्स इतने तो बचेंगे। टोटल कितना होता है? 1। तो जब 1 में से 1/3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? ये एंट्री यहाँ नहीं दे रखी है, ये तो खुद ही आ जाएगी ना। 1 का मतलब क्या है? टोटल। टोटल में से महिलाएं माइनस कर दो, 1 माइनस 1/, तो क्या आ जाएगा? 2/3, या डायरेक्ट 3 में से ये गया 2, जैसे मैं समझाया करूँगा आपको। ये पुरुष हैं, और इनमें से 1/2 की क्या हुई है? शादी, और इनमें से 1/3 के क्या है? चिल्ड्रन है। ये कट रहा है शायद, ये वाली आंटी है, तो ये वाली आंटी है ना, मैंने ये लिख दी वापस। 3/4 और 2/3, तो नहीं कटिंग करो भाई। 2 दूनी 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया? 1/3। ये वे हैं जो शादीशुदा महिलाएं हैं बच्चों के साथ, ये वे हैं जो शादीशुदा पुरुष हैं बच्चों के साथ। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, दोनों को, 1/18 प्लस 1/3, एलसीएम कितना आ गया? आ जाएगा। तो ये वे कर्मचारी हो गए जो बच्चों के साथ हैं। अब मुझसे क्या पूछा? बिना बच्चों के, तो 18 में से 7 घटा दो, 11/, ये आंसर आ गया 11/। किसी को एक भी स्टेप क्लियर ना हो तो पूछ लो। जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो ये कर्मचारी की बात आ गई, एम्प्लॉय की, जो बच्चों के साथ है। मुझसे पूछा था विदाउट चिल्ड्रन, तो मैंने 1 में से घटा दिया। फिर इसे 1 का मतलब क्या है? टोटल। तो 1 माइनस 7/18 कर लो, या फिर 18 में से 7 गए 11/18 कर लो, रेस्ट निकल के आ जाता है सीधा। ठीक, ज्यादा से ज्यादा कभी कभी इसमें क्या पूछा जाता है? परसेंटेज में, तो फिर एंड में जाके क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसने नहीं पूछा तो यहीं छोड़ दो बस। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? देखो शाम छुट्टी देखिए, ढूंढने क्वेश्चन आ रहा हूँ तो जाने के लिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका करो और आंसर लेके आना इसका। नहीं करना है। 100 रुपए अपने मित्रों में बांटे गए, 100 रुपए मित्रों में बांटे गए। 100 रुपीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग हिज फ्रेंड्स। 100 रुपए मित्रों में बांटे गए। यदि 5 मित्र अधिक होते, if 5 friends had been more, यदि 5 मित्र अधिक होते तब प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता। Then each would have got 1 rupees less, तब प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता। Then each would have got 1 rupees less. तो कितने मित्र थे? How many friends were there? करिए। ऑप्शन नहीं देने ना मुझे सिखाना है ना। ऑप्शन तो वैसे भी कर लोगे जब नहीं आएगा। 20
ऑप्शन में है, आंसर ये बता रहा हूँ, सही होगा। बीस भी ऑप्शन में है, 25 भी ऑप्शन में है, दोनों ही है, ठीक है। बाकी ये लो भाई देखो, जो भी आपका आंसर आ देखिए। कुछ पहले क्वेश्चन तो बिना करे ही आ जाएगा, बाकी पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लो सवाल का क्या है। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि कुछ फ्रेंड्स हैं, है ना, पहले तरीके से थोड़ा समझा दूँ। मैंने समझाने के लिए आपको फ्रेंड्स को मैंने मान लिया एक्स। इन फ्रेंड्स में मुझे 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 100 रुपये बांटने हैं। तो अगर मैं 100 को, आवाज मत करो, अगर मैं 100 को x से डिवाइड कर दूं बच्चों तो क्या आएगा ये बताओ। एक बच्चे को जितने रुपए मिले, 100 रुपये टोटल बांटने थे ना, और x मैंने क्या मान रखा है, फ्रेंड्स। तो जब मैं 100 को x से डिवाइड करूंगा तो वो तो आ जाएगा जो एक को मिले, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कहा गया कि 5 मित्र ज्यादा आ गए, ठीक, जैसे खबर फैली कि पैसे बट रहे हैं तो 5 और ज्यादा आ गए। तो यहाँ मैं 100 को क्या करूँ, x + 5 करना चाहिए मुझे। और इस वजह से हुआ क्या कि हर किसी को 1 रुपया तो मिलना तो था ही कम, क्योंकि पैसा तो 100 रुपये ही था और आगे ज्यादा, तो 1 रुपया कम मिल रहा है। इसका मतलब क्या, दोनों में डिफरेंस 1 रुपया का, तो बीच में माइनस और इक्वल टू में 1। ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए लॉजिकली मुझे। तो अब मैथमेटिकली तो मैं इसका एलसीएम वगैरह लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगने वाला है ना, शायद 2, 4, 5, 10 लाइन जो भी लगेंगी। बाकी अगर हम सोच ले, जैसे ऑप्शन मांग रहे थे बच्चे, क्योंकि रीजनिंग मैथ्स थोड़ी है, रीजनिंग को तो रीजनिंग स्टाइल में करना है, वो सभी आप मैथमेटिकली कर रहे हो, तो फिर मैथ्स में रीजनिंग में क्या अंतर रहेगा। तो आप सोचो, इन्होंने बताया आंसर 20 बताया, अगर मैं यहाँ 20 रख देता हूँ, ये ऑप्शन भी नहीं है तो सोच लिया, इन्होंने सोचा था बिना ऑप्शन के सोच लिया। तो अगर मैं 20 रख देता हूँ तो 20 को 100 से भाग दो 5, फिर 20 और 5 25 से 100 को भाग दो, और 5 में से 4 गया, इक्वेशन बैलेंस होगी नहीं होगी, बिना करे ही। तो इसका मतलब शुरू में स्टूडेंट कितने थे बच्चों, और बाद में कितने थे, ऐसे थे। तो उसने कहा कि स्टूडेंट कितने थे, तो आंसर क्या आएगा 20, क्योंकि जब उसने नहीं पूछा तो शुरू वाले तो बताओगे, अगर उसे बाद वाले पूछने होंगे तो लिख के देगा कि बाद में कितने थे। इसलिए आपका आंसर क्या आ गया, 20 आ गया, और सोल्व ना करो, ठीक। चलिए बस पेड़ में इतना ही।